तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज आपका विज्ञान यानी कि साइंस का मॉडल सेट का प्रैक्टिस होने वाला है। जिस मॉडल सेट के बारे में हम आपको बताए थे कि अब इसी मॉडल सेट के साथ आपकी तैयारी करवाएंगे, उसी मॉडल सेट का मॉडल सेट संख्या 1 है साइंस में, जिससे कि आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। आप सभी लोग नीचे लाइव चैट या कमेंट में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएगा आप सभी लोगों को और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि हमारी परीक्षा की तैयारी अभी कितनी हुई है, कितना क्वेश्चन का आंसर हम सही बता रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल रहेगा तो उत्तल का धनात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ऋणात्मक पूछ रहा है तो ऋणात्मक अवतल दर्पण का हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर R/2, यदि R बराबर निकालें तो 2F हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में F बराबर R/2 का संबंध होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है, लेकिन अगर आपसे अधिकतम पूछे तो आंसर होगा अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात झुकता है, यानी कि सबसे अधिक झुकाव कौन से रंग का होता है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। इस कारण चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? बताइए। तो आपको पता होगा कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक होता है, लेकिन उल्टा होता है। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? वह कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, तो सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताएं हैं कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और यदि दूरदृष्टि दोष रहे तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल मत भुलाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हॉट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ठीक है, नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? उपस्थिति कहने का मतलब कि जिस प्रकार से बच्चे जब क्लास में रहते हैं तो अटेंडेंस के द्वारा बच्चे लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, उसी प्रकार से विद्युत धारा की उपस्थिति दर्ज कौन कराता है? तो ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर। नौवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि विद्युत धारा की उपस्थिति दर्ज कौन कराता है? तो गैल्वेनोमीटर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, फ्लेमिंग बोल देते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है?
निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो बढ़ता है किस में? श्रेणी क्रम में। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? बताइए चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन को भी मिस मत करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल सेट होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का पाँच मॉडल सेट हम आपको कराएंगे और सारे मॉडल सेट आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एक सेट को भी मिस मत करिएगा और हर एक सेट में एक क्वेश्चन को भी मिस मत करिएगा। ठीक है, डेली आप 40-45 मिनट समय हमको दीजिए। 2-3 वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं, 2-3 बार क्लास चलता है, तो बस 40-45 मिनट का टाइम लगेगा। डेली हमको आप 45 मिनट देते रहिए, हम आपको एग्जाम में बेहतर रिजल्ट देंगे, इस बात का हम आपको पूरा गारंटी देते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होता है कि वास्तविक होता है? कि काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों होता है? तो ध्यान रखिएगा चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होता है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बताइए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मान को कि कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, कोयले से प्राप्त ऊर्जा की, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। बताइए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ध्यान रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, और यदि आपसे अभिसारी पूछे तो अभिसारी हो जाएगा अवतल लेंस, लेकिन यहाँ पर आपसे अपसारी पूछ रहा है, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं होना है। अपसारी उत्तल लेंस, अभिसारी अवतल लेंस, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण श्वेत रंग होता है, लेकिन श्वेत रंग हर एक रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंग का मिश्रण होता है, तो इसमें लाल भी हो जाएगा, नीला भी हो जाएगा, हरा भी हो जाएगा। इस कारण से 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते चलिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? बताइए कॉर्निया की, पुतली की, रेटिना की, आइरिस। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। 18 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ज़्यादा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर जिसको शॉर्ट में 1 HP बोला जाता है, तो बताइए 1 HP या फिर 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर। 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि विशालक शीशा जिसको कि मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है, वह कौन लेंस का बना होता है? बताइए विशालक शीशा जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, वह कौन लेंस का होता है? बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा वह उत्तल लेंस का होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विशालक शीशा या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस का होता है। अब चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। तो 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। बताइए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण कौन सा होता है? परमाणु होता है कि आयन होता है कि प्रोटॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है? तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो ध्यान रखिएगा एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? बताइए वाट के बराबर निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है? तो जूल पर सेकेंड। ठीक है, जिसको शॉर्ट में जे यहाँ पर लिखा हुआ है, जे और उसके बाद स्लैश दिया हुआ है और इसको पढ़ते हैं जूल पर सेकेंड। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, हम आपको बताए हैं कि मात्रक वाले सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है?
ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी होता है? तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग नीचे लाइव चैट में आंसर बहुत जल्दी से दे दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर आपको टाइम नहीं मिलेगा। 50 क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास आधे घंटे का समय रहता है, मतलब एक क्वेश्चन आपको आधे मिनट में बनाना है, मतलब 25 से 30 सेकंड में बनाना है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग बनाइए, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, शरीर में भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया है। 26 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। शरीर में भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है? बताइए, जब कली चूना पर जल डालते हैं तब कौन सी अभिक्रिया होती है? आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग चूना पर जल डालते हैं तो उससे धुआं बाहर निकलता है, और जब धुआं बाहर निकलता है इसका मतलब क्या हुआ कि उससे उष्मा बाहर निकल रहा है, और जब उष्मा बाहर निकलता है तो उसको उष्माक्षेपी बोलते हैं, और यदि उष्मा का अवशोषण करता तो उसको उष्माशोषी बोलते। लेकिन जब कली चूना पर जल डालते हैं तो उससे उष्मा बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है इसका मतलब कि उष्माक्षेपी हो जाएगा। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील इन चारों में से कौन है? Cu, Hg, Ag और Au में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो कॉपर, यानी कि 28 का ए नंबर ऑप्शन Cu सही हो जाएगा। कॉपर का संकेत Cu होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं? जब चूना का जो ढेला रहता है, जब उस पर जल गिरा देंगे तो वह बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो बताइए चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का दी होल 2। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, CaO, ठीक है, CaO पर जब हम लोग जल डालेंगे H2O, CaO पर यदि हम लोग जल डालेंगे CaO प्लस H2O तो बनता है CaOH का दी होल 2। आप लोग इस समीकरण को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा? यह वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग समझिएगा ध्यान से, लाल लिटमस को नीला करता है क्षार, और नीला लिटमस को लाल करता है अम्ल। ठीक है, और यदि रंग में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको उदासीन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब कि क्षार है, और क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 और 14 के बीच में होता है। तो इसमें आपको देखना है कि 7 और 14 के बीच में कौन कौन है। तो देखिए 11 भी 7 और 14 के बीच में है, 10 भी है, लेकिन 5 क्या है, 5 7 से नीचे हो जाएगा। तो 11 और 10 यानी कि ए और बी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि ए और बी दोनों। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। जैसे यहाँ पर सी लिखे, उसके बाद 3 सहसंयोजक बंधन होता है, और उसके बाद फिर से सी होता है। तो इस प्रकार से सहसंयोजक बंधन होते हैं, कार्बन में 3 सहसंयोजक बंधन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि C6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, C6H12O6। अब 33 नंबर क्वेश्चन, उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड बोला जाता है। 34 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड बोलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं मतलब कि इधर से उधर हम लोग जा रहे हैं, बायां से दायां, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर बायां होता है और इधर दायां होता है। तो कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है कि बढ़ती है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, घटती है। ठीक है, तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए बढ़ते क्रम में सजाना है ना, तो बढ़ते क्रम कैसे होता है? छोटा से बड़ा होता है, तो सबसे पहले छोटा लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर है लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है और
और फ्लोरीन है। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले लिथियम हो जाएगा और लिथियम के बाद बेरिलियम हो जाएगा, बेरिलियम के बाद कार्बन हो जाएगा, कार्बन के बाद ऑक्सीजन हो जाएगा और सबसे लास्ट में एफ होगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि शुरू में लिथियम मतलब कि शुरू में Li और लास्ट में एफ किस में है, बी नंबर ऑप्शन में है। शुरू में Li है और लास्ट में एफ है, इसका मतलब कि 36 का बी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकन क्या है, बताइए सिलिकन क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा सिलिकन उपधातु है। 37 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलिकन क्या है, तो सिलिकन उपधातु है। अब 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व इनमें से कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है। सोडियम जिसका संकेत Na होता है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 38 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, बताइए टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, बताइए किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं ना, इसलिए 40 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सोडियम को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पहले के रिवाइज क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम आपको बहुत बार प्रैक्टिस करा चुके हैं और जब क्वेश्चन आता है और जब आने वाला क्वेश्चन का जब हम लोग आंसर देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे, नहीं 40 नंबर क्वेश्चन बताना है। निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो ये बता दिया आपको सोडियम। 41 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, बताइए अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं। सर्फ एक्सेल की, शैम्पू की, इजी सर्फ की, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपमार्जक से सर्फ एक्सेल भी बनता है, शैम्पू भी बनता है और इजी सर्फ भी बनता है। इजी सर्फ किसको बोलते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, जिसे ऊनी कपड़ा को साफ किया जाता है आमतौर पर। तो 41 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि अपमार्जक से उपयुक्त सभी बनाया जाता है, मतलब कि सर्फ एक्सेल भी, शैम्पू भी और इजी सर्फ भी। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर प्लेट आप लोग देखे होंगे जो ब्लैक कलर का होता है, बीच बीच में व्हाइट कलर का लाइन जैसा उसमें रहता है। तो बताइए सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में ध्यान रखिएगा सिलिकन का उपयोग होता है, यानी कि 42 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। बताइए खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है। तो आप लोग जानते होंगे एलपीजी, जो आप सभी लोगों के घरों में जो गैस वाला सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी भरा होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और उसके बाद बायोगैस होता है, बायोगैस पर भी खाना बनता है जिसको कि गोबर गैस बोलते हैं। और कोयला पर तो आप सभी लोग जानते होंगे, कोयला पर तो बिल्कुल खाना बनता ही है। लेकिन सीएनजी पर नया, सीएनजी पर खाना नहीं बनाया जाता है, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि किस पर खाना नहीं बनता है, तो सीएनजी पर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, 2Cu प्लस O2 से बन रहा है 2CuO और पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि यदि ऑक्सीजन किसी के साथ संयोग करता है तो वह ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन Cu के साथ संयोग कर रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो बारी बारी से हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन समीकरण संतुलित है और कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले ए नंबर को हम लोग चेक करते हैं। H2 प्लस Cl2 से बन रहा है 2HCl। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन 2 है और इसमें भी हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 2 पहले लगा हुआ है, यानी कि Cl में भी और हाइड्रोजन में भी, इसका मतलब कि ए नंबर ऑप्शन संतुलित है। अब बी नंबर, अब उसके बाद हम लोग सी देख लेते हैं पहले। तो सी नंबर है 2H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। और इस तरफ देख रहे हैं तो हाइड्रोजन 4 है, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2 है क्योंकि पहले 2 लगा हुआ है। चलिए अब डी नंबर को ऑप्शन देख लेते हैं कि 2KClO3 से बन रहा है 2KCl। तो देख लीजिए 2KCl इधर भी है और 2KCl इधर भी है और ऑक्सीजन इधर 3 दूनी 6 है, तो ऑक्सीजन इधर भी 3 दूनी 6 है, यानी कि ए, सी और डी तीनों संतुलित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन संतुलित नहीं है। 45 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो हम आपको बताए हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्षार का कितना होता है, 7 और 14 के बीच, यानी कि 7 से अधिक होता है। और अम्ल का कितना होता है, 7 से कम होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। बताइए निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो HNO3 तो बहुत ज़्यादा
प्रबल अम्ल है, आप लोग जानते होंगे शक्तिशाली है। HCl तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन CH3COOH दुर्बल अम्ल है। 47 का सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है, बताइए तांबा का अयस्क है कि मैग्नीशियम का कि लोहा का कि एल्युमिनियम का? जो क्रायोलाइट है वह किसका अयस्क है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। 48 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? बताइए 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का संकेत क्या होता है? आप लोग को पता होगा पोटेशियम का संकेत के होता है, ठीक है। लेकिन इसका परमाणु संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो परमाणु संख्या 19 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? बताइए फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। अच्छा ये बताइए कि फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो जो चींटी का डंक होता है ना, उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। देखते होंगे जब चींटी काटता है तो लाल रंग का वहाँ पर हो जाता है और वह सूज जाता है। फॉर्मिक अम्ल के कारण ही होता है, मेथेनोइक अम्ल के कारण ही होता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। 51 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, C2H5OH इथाइल अल्कोहल का गुणसूत्र होता है, या फिर इसको अणुसूत्र बोल सकते हैं, यहाँ पर गुणसूत्र नहीं होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन कौन है? यह चार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से एल्काइन कौन है? तो 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 52 का ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा, C2H2। ठीक है, C2H2 एल्काइन है। 53 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, दो रासायनिक सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग चाहे किसी का रासायनिक सूत्र याद हो ना हो, लेकिन चीनी और ग्लूकोज दो का जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो चीनी का होता है C12H22O11 बी नंबर ऑप्शन, और यदि ग्लूकोज का पूछा जाए तो C6H12O6 होता है, C6H12O6 ए नंबर ऑप्शन। तो आपसे चीनी का पूछ रहा है तो बी होगा, यदि ग्लूकोज का पूछता तो ए हो जाता। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होता है? बताइए 54 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितना होता है? तो आप लोग को पहले से भी पता है कि कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 54 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होते हैं। बताइए अगर हमको श्वसन का अध्ययन करना है तो कैसा बीज लेंगे? सूखा हुआ बीज लेंगे तब अध्ययन होगा? नहीं होगा। अगर हम लोग उबला बीज लेंगे तो उससे भी नहीं होगा, क्योंकि जब उबला हुआ बीज लेंगे तो उसका भ्रूण ही मर जाता है, और जब भ्रूण ही मर जाएगा तो वह अंकुरित नहीं होगा, तो इस कारण उस पर अध्ययन नहीं हो सकता है। तो सूखा बीज और उबला बीज नहीं होगा। अब चलिए जो बीज कुचल दिए उससे भी अंकुरित नहीं होगा, उसका भी भ्रूण खत्म हो गया, तो इससे भी हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो जो अंकुरित बीज है इसके माध्यम से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इस कारण 55 का बी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयुक्त किए जाने वाला बीज श्वसन बीज हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? बताइए मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जैसे ही देखिए कि वृक्क आ गया इसका मतलब कि उत्सर्जन से संबंधित है। तो मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? सो उत्सर्जन से। 56 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इसको तो आप लोग रट जाइए, वृक्क देखना है और उत्सर्जन पर टिक लगा देना है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए जाइलम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में आपको बताए हैं। तो जाइलम होता है जल के वहन के लिए, यानी कि 57 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो जल के वहन के लिए, यानी कि पानी। और यदि आपसे फ्लोएम पूछा जाता तो वह भोजन के वहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो बी नंबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपसे जाइलम पूछ रहा है तो इसका ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बताइए श्वसन के दौरान, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो पहला दूसरा वाला बच्चा भी बता देगा कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और श्वसन के दौरान हम लोग लेते कौन गैस है? तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेते कौन है? तो ऑक्सीजन गैस। बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन अगर आपको पौधों में पूछा जाए कि पौधा कौन सा गैस छोड़ता है और पौधा कौन सा गैस लेता है, तो आपको उल्टा बताना है। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है।
अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? यानी कि जब फल पकता है तो निम्न में से किससे हम लोग नियंत्रित करते हैं? तो इथिलीन के द्वारा करते हैं ना। 59 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फलों के पकने को इथिलीन से नियंत्रित करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? बताइए। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है उसको डेंड्राइट बोला जाता है। 60 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? बताइए 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो ध्यान रखिएगा 61 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एड्रीनैलिन। यानी कि जो एड्रीनैलिन नामक हार्मोन होता है वह उसे आपातकाल का हार्मोन बोला जाता है। अब 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बताइए। अनैच्छिक मतलब इच्छा से नहीं होता है। तो देखिए उल्टी जो है वह इच्छा से होता है, इच्छा से नहीं होता है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं होता है, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। दिल की धड़कन, इस पर तो और किसी को कंट्रोल नहीं होता। अगर कंट्रोल रहता तो कितने आदमी मर जाता। जब मन करता दिल की धड़कन पर अपना कंट्रोल कर लेता, इसको बंद कर देता, आदमी मर जाता। तो दिल की धड़कन पर भी किसी का कंट्रोल नहीं होता है। अत्यधिक लार निकलना, देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति के मुंह से लार गिरते रहता है, लार टपकते रहता है। तो वो जब अत्यधिक लार निकल रहा है इसका मतलब कि वह भी अनैच्छिक क्रिया है, उस पर भी उसका बेचारा का कंट्रोल नहीं है ना। तो अगर कंट्रोल रहता तो क्यों इस प्रकार का भेष बना करके रहता। लेकिन चबाना, आदमी जब भी कुछ चबाता है तो अपनी इच्छा के अनुसार चबाता है ना। जब भी उसको इच्छा करता है तो चबाता है, जब कुछ खाने लगता है तो चबाता है, ऐसे मुंह बंद रखता है। तो उस पर उसका कंट्रोल है, यानी कि मानव का कंट्रोल या फिर किसी भी जीव का कंट्रोल चबाने पर होता है। तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। 62 का डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे कि मानव में गर्भ की अवधि 9 माह होती है। और यदि 9 माह को हम लोग दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 30 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 30 गुने 9 करेंगे तो 9 27 यानी कि 270 दिन हो जाएगा। तो 270 दिन यानी कि 63 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 64 नंबर क्वेश्चन तो आपको हम बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा। 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? बताइए। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन पूछ रहा है ना। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? तो ईस्ट में। 65 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। और यहाँ से आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में लघुतरीय में या फिर अति लघुतरीय में पूछा जाए कि 2 एककोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो आपको बता देना है अमीबा, यूग्लिना, प्रमेशियम, बहुत सारे कोशिकीय जीव होते हैं, आपको कोई भी 2 का नाम बता देना है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बताइए। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो देखिए जो टीबी होता है और जो निमोनिया होता है वह दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। इस कारण से बी और सी दोनों यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 का डी नंबर ऑप्शन। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य हो या फिर कोई अन्य मांसाहारी जीव जो मांस मछली का ग्रहण करता है, मांस मछली का सेवन करता है, वह किसका पाचन नहीं कर पाता है? तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ को पचा लेगा लेकिन सेल्यूलोज को कभी नहीं पचाएगा। 67 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है कोई भी मांसाहारी जीव हो। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? बताइए। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है, टेंशन है वह समझिए कि चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो उसी को ब्रेन हेमरेज बोला जाता है। 68 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप, तो बताइए निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यहाँ पर कसकूटा है यह परजीवी पादप का उदाहरण है। ठीक है, क्या है? कसकूटा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और शेष बच गया है, टोटल 80 क्वेश्चन विज्ञान में रहता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो आपको पता होगा कि नीलय के द्वारा किया जाता है। तो 70 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में नीलय के द्वारा पंप किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? बताइए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? तो आपको पहले से पता होगा कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन।
ठीक है, मुकुलन विधि। अब 72 नंबर क्वेश्चन, जनन संचारित रोग है, बताइए जनन करने से कौन सा रोग हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, सिफिलिस भी हो सकता है, एड्स भी हो सकता है, गोनोरिया भी हो सकता है, यानी कि जनन संचारित रोग, इनमें से सभी हो जाएगा। 72 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बताइए, जो फूल होता है जिसको पुष्प बोलते हैं, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज कहलाता है। 73 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो उल्टा होता है। अब आप लोग ये मत बोल दीजिएगा कि उल्टा एंटीबॉडी होता है, नहीं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है, उल्टा होता है। अगर ए रहेगा तो बी आंसर होगा, बी रहेगा तो ए आंसर होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहता कि ब्लड समूह बी में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो इसका आंसर हो जाता ए, लेकिन आपसे ब्लड समूह ए में पूछा जा रहा है, तो ए में बी एंटीबॉडी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? बताइए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो ध्यान रखिएगा, जो गैस्ट्रीन होता है वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। 75 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो गैस्ट्रीन। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? बताइए, पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन है। 76 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को बोलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से कि बाह्य स्रावी ग्रंथि से कि नलिका से? 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, हार्मोन अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है। 77 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्मोन कहां से स्रावित होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा 3 जोड़े लार ग्रंथियां। 78 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मनुष्य के मुख गुहा में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजेन है, बताइए एंड्रोजेन क्या है? मेल हार्मोन है कि फीमेल हार्मोन है कि पाचक रस है? बताइए 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो एंड्रोजेन है वह मेल हार्मोन होता है, ठीक है। 79 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 80 नंबर, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? बताइए, कौन वैज्ञानिक था जिसने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था? तो आपको पहले भी हम 2-3 बार बता चुके हैं कि मेंडल ने चुना था, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था। 80 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, कुल 80 क्वेश्चन था साइंस के पहले मॉडल सेट में, जिसे बारी बारी से करके हम सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, और सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही बारीकी से समझा करके आपको बताए हैं। तो हम आशा करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे तरीके से घुस गया होगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर हमें बताइए, वो भी डाउट हम आपको क्लियर कर देंगे। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।